प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा कि किसी भी रेखा के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, आपने सीखा। आज हम लोग अक्षों के डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस की बात करेंगे। ये खुद भी एक सरल रेखाएं हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस खुद के साथ जीरो एंगल का कोण बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ यह अक्ष जो है पाई बाई 2 का और इस एक्सिस के साथ पाई बाई 2 का। इस प्रकार से इसके डायरेक्शन एंगल्स जो होंगे वह हो जाएंगे 0, पाई बाई 2, पाई बाई 2। ठीक है बच्चों। और डायरेक्शन कोसाइंस जब इसका हम निकालेंगे तो cos 0 होगा तो ये हो जाएगा 1, cos पाई बाई 2 0, cos पाई बाई 2 0। तो आप बच्चों बहुत सारे प्रश्नों में देखते होंगे जब एक्स एक्सिस के अबाउट आप बात करते हैं तो हल करते समय 1 0 0 इसके डायरेक्शन को कोसाइंस ले लिए जाते हैं। तो आप सोचते होंगे कहां से आते हैं बच्चे, तो ये आप यहां से निकाल सकते हैं। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो इसका निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वह इसके अनुपात के इक्वल होता है। तो इससे सिंपल अनुपात कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए 1 0 0 इसके दिक् अनुपात भी होंगे। इसी प्रकार से बच्चों फॉर वाई एक्सिस निकालेंगे तो एंगल कितने का बन जाएगा बच्चों, पहले पाई बाई 2, इसके बाद 0, फिर पाई बाई 2। ये हो जाएगा 0 1 0। डायरेक्शन एंगल इसके हो गए पाई बाई 2 0 पाई बाई 2। डायरेक्शन कोसाइन हो गया 0 1 0 और इसका डायरेक्शन रेशियो भी यही होगा। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से फॉर जेड एक्सिस जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्शन एंगल्स पाई बाई 2 पाई बाई 2 0 और डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो जो होगा वह हो जाएगा 0 0 1। तो बच्चों 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। एक चीज स्पष्ट कर लें बच्चों, यहाँ पे कोष्टक नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि अगर इसे कोष्टक में लिखेंगे तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों। तो पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने कहा कि फिगर सर स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फिगर एक बार फिर से बनाता हूं और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए उसको समझ लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी डायगोनल ले लेंगे, एक पॉइंट P होगा और दूसरा पॉइंट Q होगा। इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया हुआ है x1 y1 z1 और इसी प्रकार से इसका x2 y2 z2 आपको मालूम है। तो इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये जो सरफेस है यहाँ पे अगर ये x1 कोऑर्डिनेट है तो इसका अर्थ है कि x, अगर ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है, ये पूरी की पूरी ये जो सरफेस है वहां तक की दूरी x1 है। इसी तरह से यहाँ तक सरफेस जो है वह x2 है। तो इन दोनों सरफेसों को जब आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ तक x2 है, यहाँ तक x1 है, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी यह है x2 माइनस x1 होगी, x2 माइनस x1। ये दूरी जो है x2 माइनस x1। ठीक इसी प्रकार से जब आप यह लेंथ लेंगे तो ये हाइट जो होगी ये y1 होगी और यहाँ तक हाइट जो है y2 है। तो ये कोई भी दूरी आप लेंगे ये चारों में से तो यह वैल्यूज हो जाएगी y2 माइनस y2। इसी प्रकार से यह जो लेंथ है ये हो जाएगी z2 माइनस z1। ये लेंथ बच्चों आप ये जान रहे हैं कि अगर हम इसे यूं मिला दें
तो यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यह बिंदु अगर R है तो इन ट्रायंगल PQR, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR। और PR जो वैल्यूज है यह आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 बनेगा, तो यह भी इसका डायगोनल होगा, तो इसका वर्ग प्लस इसके वर्ग, और यह वर्ग क्या है Z2 माइनस Z1 है, और यह जो दूरी है वह x2 माइनस x1 है। तो सीधे PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर दैट इज Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर जो होगा बच्चों वह हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस प्रकार से इसे आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे अंतःखंड के रूप में किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। आपको दिया गया है कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1, y1, z1 है, और दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2, y2, z2। ये बच्चों आपको मालूम है, प्रश्न में दिया गया था। यदि कोई बिंदु C इस प्रकार से AB बिंदु पर हो कि वह इन्हें यम अनुपात n के अनुपात में अंतः रूप से विभाजित कर रहा है, इंटरनली जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अंतः रूप से विभाजित यम और यह दूरी जो n है इन दोनों का अनुपात आपको मालूम है, दैट इज दिया हुआ है सिर्फ आपको AC डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू m बाई n। क्लियर बच्चों? तो इस बिंदु का निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम इसे एक्सिस में ब्रेक कर दें बच्चों, सपोज करिए ये एक्स एक्सिस ले लिया जाए, तो निश्चित रूप से यह अगर हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड है, लेट माना कि बिंदु सी का जो निर्देशांक है वह है एक्स वाई जेड, तो यह दूरी यम है, इसी तरह से यहां पे भी निकाल सकते हैं। तो ये AC CB और यहां मान लीजिए P ले लिया जाए और यहां Q, तो ट्रायंगल ACP इज सिमिलर टू CBQ। ACP क्या है? सिमिलर टू CBQ है। तो इस रूप से अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये भुजा का अनुपात इसके अनुपात को जब हम दोनों को लेंगे तो ये दोनों और इन दोनों के अनुपात के इक्वल होंगे, दैट इज AC AP डिवाइडेड बाई CQ इज इक्वल टू m बाई AP डिवाइडेड बाई CQ। अब देखिए बच्चों, यहां तक दूरी है x, यहां तक है x1, इसके बीच की दूरी हो जाएगी x माइनस x1, दैट इज AP इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड। इसी तरह यहां तक दूरी क्या है? x2 है और यहां तक x है, ये हो जाएगा x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाई x। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको, ये हो जाएगा m x2 माइनस m x इज इक्वल टू n x माइनस n x1। x को एक साथ ले आए क्योंकि हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा बच्चों m प्लस n इंटू x, क्योंकि ये इधर आएगा, इसको ले जाएंगे तो प्लस होगा और ये इधर आएगा तो प्लस होगा, इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस। आपने देखा कि x कोऑर्डिनेट किसी भी उस बिंदु का जो कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पे कहीं न कहीं स्थित है बीच में, तो वह यम अनुपात n के अनुपात में अंतर विभाजित करने पर उसका निर्देशांक हो जाएगा m x2। ध्यान दीजिएगा,
यम इस साइड से है, x2 कोऑर्डिनेट उधर है, यानी अंतःखंड का अनुपात इधर का लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स उधर लेंगे, प्लस इधर से अंतःखंड और इधर का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई m प्लस n। इस प्रकार से y की वैल्यू इसी प्रकार से सिमिलर हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, और z इज इक्वल टू जो होगा mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई दो बिंदु है 3, -4, 0 और 1, 2, -1 को मिलाने वाली रेखा को यदि कोई पॉइंट 3:2 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे m अगर आप 3 लेते हैं और n2 तो x2 क्या होगा 1 होगा, और x1 कभी कभी आप चेंज करके भी ले सकते हैं बच्चों, इधर m इधर n लेंगे तो x2 इधर हो जाएगा। क्लियर, जैसे भी आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है m x2 दैट इज 1 प्लस n 2 इंटू x1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 दैट इज 9/5। x की वैल्यूज आ गई 9/5। इसी प्रकार से y निकालेंगे बच्चों, फिर देखेंगे my2 तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4 2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा -3/5। 5 ये 6 हो गए बच्चों, सॉरी ये 2। तो अब इसी प्रकार से z इज इक्वल टू mz2 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज -3/5। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक हुआ वो हो गया 9/5 कामा -2/5 कामा -3/5। तो आइए देखते हैं बच्चों कि अब यदि कोई बिंदु मध्य बिंदु हो जाए तो उसका निर्देशांक कैसे होगा। आपको मिला we have to find out A, B and C is taken as just half of। यहाँ पे C जो है इस तरह से है कि दोनों का ये मध्य बिंदु है। ये तभी होगा बच्चों जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दैट इज ये m है और ये भी क्या होगा m होगा। तो अगर इसे आप सिंपली अनुपात है चूंकि तो 1 1 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू m x2, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इस प्रकार से इसका है x2 y2 z2। फार्मूले से देखेंगे बच्चों 1 x2 दैट इज x2 प्लस 1 x1 दैट इज x1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसी तरह से y भी क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2 और z हो जाएगा z1 प्लस z2/2। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा पर स्थित कोई बिंदु जो कि मध्य बिंदु है का निर्देशांक उनके निर्देशांकों के योगफल का आधा अथवा औसत के बराबर होगा। तो सिंपल सा है बच्चों, 3 4 -1 1 2 0। अगर इसका हम मध्य बिंदु निकालें बच्चों तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/2 कामा 4 प्लस 2/2 कामा -1 प्लस 0/2। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो 2 3 -1/2 ये आपका
मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अब आगे देखेंगे कि अगर ये m इज इक्वल टू लैम्डा और n इज इक्वल टू 1 हो जाए तो अनुपात जो होगा वह लैम्डा अनुपात 1 का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू m x2 दैट इज लैम्डा x2 प्लस n x1 1 x1 बटे m प्लस n। तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू लैम्डा y2 प्लस y1 बाई लैम्डा प्लस 1 और z इज इक्वल टू लैम्डा z2 प्लस z1 बाई लैम्डा प्लस 1। तो आपने देखा कि यम अनुपात 1 के रेशियो में हो तो भी हम निकाल सकते हैं फार्मूला। उसी की सहायता से मध्य बिंदु का निर्देशांक और लैम्डा अनुपात 1 का रेशियो है तो उसके हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि किसी त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक क्या होंगे यदि शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं बच्चों। बच्चों इसका जो केंद्रक होता है वह माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। माध्यिकाएं जो होती हैं शीर्षों के जो भी कोण होंगे उसके अर्धक लेकर के जाते हुई रेखा को हम माध्यिका कहते हैं और ये सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, यानी यह पोर्शन और यह पोर्शन आपस में बराबर। इसी प्रकार से दूसरा भी उसी क्रम में लेंगे और तीसरा भी जब आप लेंगे बच्चों तो यही पॉइंट आपका जो मिला हुआ है G इसका सेंटर, और इसे हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि XYZ है और XYZ की वैल्यूज हम निकालेंगे। बच्चों यहां से आपको स्पष्ट है माध्यिका के एक रूल होता है कि यह 2:1 के रेशियो में माध्यिका को गुरुत्व केंद्र जो है इसका यानी इसका जो सेंटर है वो डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। और यह बिंदु D जो है वह क्या है बच्चों मिडिल पॉइंट है। तो इस तरह से इसका सीधे आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। क्या x2 प्लस x3/2 दोनों का मध्य बिंदु है, y2 प्लस y3/2 और z2 प्लस z3/2 ये हो जाएगा बच्चों। अतः G के लिए आप जब निकालेंगे तो x इज इक्वल देखिए ये m हो गया और ये x2 हुआ, क्योंकि m इधर लेंगे तो x2 इस साइड में लेंगे बच्चों। तो m x2 दैट इज 2 into x2 प्लस x3/2 प्लस 1 into x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। क्लियर बच्चों? अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x1। तो आप इसको पहले लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3। तो x इक्वल टू आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इसी प्रकार से y जो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा और z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3/3 होगा बच्चों। अर्थात किसी भी त्रिभुज के जिसके शीर्ष के कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो तो आप उसका केंद्रक का निर्देशांक बड़ी आसानी से सभी x कोऑर्डिनेटों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, यानी औसत निकाल लीजिए। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स का औसत और z कोऑर्डिनेट्स के औसत निकालेंगे तो आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मालूम हो जाएगा। तो बच्चों कभी कभी यह जो विभाजन करने वाला बिंदु है वह बाह्यतः रूप में स्थित होता है। जैसे कि आप ए बी के कोऑर्डिनेट मालूम है और सी इस साइड में हो सकता है अथवा इस साइड में, तब इसका कोऑर्डिनेट्स हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपको दिया है
इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इसके x2 y2 z2 है, और यहां से यहां तक की दूरी m के अनुपात में है और यहां से यहां तक की दूरी n के अनुपात में दी गई है, जिसे हम बाह्यतः विभाजन कहेंगे, क्योंकि यह बिंदु क्या है, बाहर स्थित है इस रेखाखंड के। तो इस साइड में भी हो सकता है अथवा इस साइड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अब देखते हैं, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आप कह सकते हैं कि बी बिंदु AC रेखा को मिलाने पर अंतर रूप से विभाजित कर रहा है, लेकिन किस अनुपात में, ये पूरा m है, तो यह जो अनुपात होगा वह होगा m माइनस n, अर्थात बी बिंदु AC रेखा को m माइनस n अनुपात n के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है। तो निश्चित रूप से इसका निर्देशांक अगर x y z है तो इसका जो फार्मूला है अभी अंतर विभाजन का, दैट इज x2 इज इक्वल टू m x2, m क्या है, m माइनस n इंटू x2 क्या है, x प्लस n x1, तो ये हो जाएगा n x1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएगी m के, और आपको निकालना क्या है, x सॉल्व कर लीजिए। आप इसको गुणा करिए, इसको इधर ले आइए, तो m माइनस n इंटू x, दैट इज x इज इक्वल टू m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, या अगर ऊपर नीचे आप माइनस कॉमन लें तो x इज इक्वल टू n x1 माइनस m x2 डिवाइडेड बाई n माइनस m हो जाएगा। अतः बच्चों, जो अंतः रूप में विभाजन के केस के लिए सूत्र है, उसमें से किसी एक को, चाहे m को या n को, अगर हम निगेटिव कर दें, माइनस कर दें, तो वह वैल्यूज बाह्यतः विभाजन के लिए हो जाएगी। क्लियर? इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे प्रक्षेप क्या होता है और प्रोजेक्शन। बच्चों, हमें एक रेखा है जो कि A B बिंदु से होकर के जाती है, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और z1, इसी तरह x2 y2 z2 दिए गए हैं, का प्रक्षेप हमें उस रेखा पे ज्ञात करना है जिसके दिक्कोज्जाएं क्रमशः l m n दी गई। AB का इस रेखा पे हमें प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो AB रेखा दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा है, और यह रेखा जिसके दिक् अनुपात दिक्कोज्जाएं l m n। तो बच्चों, आप पढ़े होंगे कि यदि कोई रेखा AB जो कि AC रेखा से थीटा कोण बनाती है का प्रक्षेप AD के इक्वल होता है, जिसका मान AB cos थीटा के बराबर होता है। क्योंकि यह अगर आप आधार मान लें, इस कोण के लिए आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण यानी AB इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये वैल्यूज हो जाएगी AB cos थीटा। लेकिन यहाँ पे तब ये हम निकाल पाएंगे जब इन दोनों के बीच का कोण हमें मालूम हो। लेकिन बच्चों, यहाँ तो कोण मालूम है नहीं, तो हम कोण निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे? अगर यह l m n है तो निश्चित रूप से ये अक्षों के साथ कुछ न कुछ कोण बना रही होगी, और माना यह अल्फा है, दैट इज l इक्वल टू क्या, cos अल्फा, m इक्वल टू इसी तरह से ये बीटा और ये गामा हो जाए, तो cos बीटा और n इक्वल टू cos गामा। क्लियर बच्चों? यह रेखा जब इसे हम अक्षों पे देखेंगे तो यह दूरी x2 माइनस x1 होगी। क्लियर हो गया बच्चों?
x2 माइनस x1 होगी, क्योंकि यहां तक b तक दूरी जो है x2 होगी मूल बिंदु से, और इस दूरी को हम देखेंगे तो यह x1 होगी, जिनके बीच की दूरी x2 माइनस x1 होगी। तो अब आप कह सकते हैं कि यह पूरी रेखा का जो प्रक्षेप है वह खंडों के रूप में मिलेगा, x अक्ष के खंड के रूप में, y अक्ष के खंड के रूप में और z अक्ष के खंड के रूप में। यानी हम इसको एक साथ नहीं निकाल के बल्कि अलग अलग घटकों के रूप में निकाल करके जोड़ देंगे। तो x2 माइनस x1 जो दूरी है वह x अक्ष के सापेक्ष है, x अक्ष पर है, और यह भी तो x अक्ष है। तो अगर यह रेखा x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है और यह दूरी x अक्ष पर मिली, तो निश्चित रूप से यह रेखा इस पे अल्फा कोण बनाएगी, या यह रेखा इसके साथ अल्फा कोण बनाएगी। तो निश्चित रूप से प्रोजेक्शन बाई x कंपोनेंट इज क्या हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 इंटू कॉस थीटा, और यह क्या है कॉस अल्फा। इसे आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इंटू एल, ठीक है। सिमिलरली बाई y कंपोनेंट, बाई y कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 इंटू एम, एंड z एक्सिस के लिए जो होगा z2 माइनस z1 इंटू एम। सो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB ऑन लाइन, इसे आप CD मान लें, CD इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ लेंगे, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एम। तो किसी भी रेखा का प्रक्षेप किसी दूसरी रेखा पर इस प्रकार से आया कि पहली रेखा का जिसका प्रक्षेप निकालना है के x कोऑर्डिनेटों को घटाएंगे और उसका गुणा करेंगे उस रेखा पर जिस पे निकालेंगे उसके दिक कोज्या से। यहां दिक अनुपात नहीं होगा बच्चों, दिक कोज्या से गुणा करेंगे x कोऑर्डिनेट के साथ x कोज्या। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे तो y के कोज्या के साथ गुणनफल करेंगे और z के, और सभी को हम जोड़ लेंगे। इस प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। टू 3 माइनस 1 और 4 माइनस 1 0 को मिलाने वाली रेखा का प्रक्षेप उस रेखा पे ज्ञात कीजिए जिसके दिक अनुपात 2 माइनस 2 और 1 है। बच्चों यहाँ पे प्रश्न चेंज कर दिया है थोड़ा सा, ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम, फार्मूले में डायरेक्शन कोसाइंस आता है, इसलिए हम इसे डायरेक्शन कोसाइंस के रूप में बदल देंगे। तो आप पढ़े हैं कि यदि ए बी सी मालूम हो तो यल इज इक्वल टू बच्चों ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, जहां से इसकी वैल्यूज हो जाएगी 2 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 4 4 8 1 9 दैट इज 3। इसी तरह से m इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 और n इज इक्वल टू 1 बाई 3। ठीक है बच्चों, 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 1 बाई 3। अब जो है सीधे आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। प्रोजेक्शन इज इक्वल टू, आप पूरी लाइन लिखेंगे बच्चों कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस
on line which has direction ratios are 2 minus 2 1 is equal to क्या हो जाएगा बच्चों x2 minus x1 यानी 4 minus 2 into इसका x कंपोनेंट का जो त्रिज्या है 2/3 प्लस y2 minus y1 तो -1 -3 into इसका वैल्यूज -2/3 प्लस 0 minus -1 तो +1 into 1/3। अब सभी को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 2 4/3 ये 4 हो गया, माइनस में आ रहा है प्लस हो जाएगा तो +8/3 और +1/3 दैट इज 13/3 यूनिट्स। ठीक है बच्चों। अब जो है दो रेखाओं के बीच के कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे और उनके लिए समानांतर होने की क्या शर्त होगी, परपेंडिकुलर होने की यानी कि लंबवत होने की क्या शर्त होगी, उसको जानेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों फिगर में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस दिया हुआ है। दो रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण थीटा हमें ज्ञात करना है और इन रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो भी दिए होंगे तो उस क्रम में हम लोग चेक करेंगे। इफ OP is equal to R1 and OQ is equal to R2 और इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस L1, M1, N1 है और इस रेखा के L2, M2, N2। ठीक है बच्चों। तो द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन OQ ऑन लाइन OP इज, हम OQ रेखा का प्रोजेक्शन इस रेखा पे निकालेंगे। तो बच्चों प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपने देखा कि एक तो यह फार्मूला होता है कि यदि वह दूरी मालूम हो और जिस रेखा पे निकालना उसके साथ कोण मालूम हो तो AB cos थीटा वाले सूत्र से कर लेंगे बच्चों। और एक आप देखें कि अगर दो बिंदु से जिससे होकर के जा रही रेखा उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो और जिस रेखा पर निकालना है उसके दिक् कोज्या मालूम हो तो भी हम निकाल सकते हैं x2 minus x1 into L वाले सूत्र से। तो अब जो है यहाँ पे मूल बिंदु है तो 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू OQ cos थीटा। OQ लंबाई है, इसका कोण थीटा है तो OQ cos थीटा AB cos थीटा से मिल गया। अब दूसरे सूत्र से भी तो मिलेगा ना और यह हो जाएगा x2 minus 0 इंटू इस रेखा का डायरेक्शन कोसाइंस यह है क्या L1 प्लस y2 minus 0 इंटू M1 प्लस z2 minus 0 इंटू M। OQ कितनी वैल्यूज है R2 है तो R2 cos थीटा इज इक्वल टू x2 को अगर आप देखें बच्चों इसका L2 M2 N2 के रूप में लिखें तो यह हो जाएगा जैसे L आ रहा था तो L2 R2 M2 R2 N2 R2। तो यहां लिख सकते हैं बच्चों x2 दैट इज L2 R2 इंटू L1 प्लस M1 इंटू M2 R2 प्लस N1 इंटू N2 R2। जहां से R2 कॉमन है बच्चों
तो कैंसिल कर सकते हैं आप। cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यह जो है दो रेखाओं के बीच के कोण के लिए सूत्र है, जिनके दिक् को जाएं क्रमशः L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2। क्लियर बच्चों? इस प्रकार से अब इनके अगर ये दिक् को ज्ञान न दे करके दिक् अनुपात दिए गए हो, यानी कि A1 B1 C1 एक रेखा का दिया जाए और दूसरी रेखा का A2 B2 C2, तब भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको उसी फॉर्म में तोड़ दें तो cos थीटा इज इक्वल टू यहां से आएगा A1, यहां से आएगा A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और देखिए इसके भी जो बटे होगा A1 बटे अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो कि A2 बटे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और नीचे सब जगह वही आएंगे, तो उन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यह तो दिक् कोज्या के रूप में सूत्र मिला, यह दिक् अनुपात के रूप में सूत्र मिला। अब यदि के से राइज होता है बच्चों कि बोथ आर पैरेलल, अगर दोनों समानांतर हो तब क्या होगा? तो आप जाहिर से देख सकते हैं बच्चों कि समानांतर होने पे पहली रेखा जितना भी कोण अक्षों के साथ बनाएगी, ठीक उतना ही कोण दूसरी रेखा भी अक्षों के साथ बनाएगी। इसलिए दिक् अनुपात सेम होंगे, दिक् कोज्या भी सेम होंगे। अतः कह सकते हैं कि A1 और A2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। B1 B2 C1 C2 इनके अनुपात आपस में बराबर होंगे, या L1 L2 M1 M2 का अनुपात N1 N2 के अनुपात को भी आपस में बराबर करें। तो दोनों शर्तों में से कोई भी एक जिस रूप में दिया होगा प्रश्न आप कर सकते हैं। अब दोनों रेखाएं यदि परपेंडिकुलर हो, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो आइए देख लेते हैं बच्चों। बोथ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होंगे बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि cos थीटा क्या होगा? 0 हो जाएगा। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी ये या तो 0 के बराबर हो, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ बटे जो कड़ी में आएगा वो सभी 0 हो जाएंगे। इन दोनों में से जैसा भी आएगा केस उस तरह से आप निकाल देंगे। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है इस प्रकार से आप इस चैप्टर को पूरी तरह से अध्ययन कर लेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी 3 डायमेंशनल क्षेत्र में सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।